नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो अब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र में आरबीसी तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम डब्ल्यूबीसी, जिसे हम श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेताणु या फिर ल्यूकोसाइट कहते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो साथी हमसे नहीं जुड़े वो हमारे YouTube चैनल बायो बाय वीरेंद्र सर को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेताणु या ल्यूकोसाइट, ये कैसी होती हैं? केंद्रक युक्त। कैसे हैं ये? केंद्रक युक्त होती हैं और रंगहीन होती हैं। केंद्रक युक्त रंगहीन कणिकाएं हैं। इनकी संख्या वयस्क मनुष्य में 7000 प्रति घन mm होती हैं। मानव में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर आपसे अनुपात पूछे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात बताइए, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है, अगर निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर और लसिका ऊतकों में इनका निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है 4 से लेकर 5 दिन से लेकर 4-5 दिन से लेकर के कई दिनों तक का हो सकता है। कई दिनों तक का हो सकता है, यानी लेकर के 4-5 दिन से कुछ डब्ल्यूबीसी है जो 4-5 दिन में भी नष्ट हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा दिनों तक भी चल जाती हैं। ये डब्ल्यूबीसी है, इनको मुख्यतया 2 भागों में बांटा जाता है। डब्ल्यूबीसी को एक तो वे होती हैं जिनके जो कोशिका द्रव्य है, इनके अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम कणिका में डब्ल्यूबीसी या ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। दूसरी होती हैं कणिका में डब्ल्यूबीसी, जिनको एग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। दोबारा से देखो, डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त रंगहीन रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। इनका जो रक्त में वयस्क मनुष्य के अंदर इनकी जो संख्या होती है 7000 प्रति घन mm होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है 600:1 है। निर्माण अस्थि मज्जा और लसिका ऊतकों में होता है। जीवन काल 4-5 दिन से लेकर कई दिनों तक का होता है। डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो कणिका में और दूसरी अकणिका में डब्ल्यूबीसी। चलिए कणिका में डब्ल्यूबीसी के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कणिका में डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाई जाती हैं? कणिका पाई जाती हैं। कहाँ पे? कोशिका द्रव्य के अंदर। कणिका में डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव्य के अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं और इनका जो केंद्रक है वो बहुरूपी होता है। कई रूपों में पाया जाता है।
इसलिए इनको बहुकेंद्रकी WBC भी कहा जाता है। केंद्रक है वो कई पिंडों से मिलकर के बना होता है, कई पिंडों से मिलकर के बना होता है। जो ग्रेन्युलोसाइट है ये 3 प्रकार की हैं। ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। देखिए नंबर 1, इसको हम न्यूट्रोफिल कहते हैं। न्यूट्रोफिल क्या कहा जाता है? न्यूट्रोफिल। हाँ जी, ये जो न्यूट्रोफिल कणिकाएं हैं ये अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजकों से रंजित होती हैं। दोनों प्रकार के अभिरंजकों से रंजित हो जाती हैं, कलर्ड हो जाती हैं। चाहे अम्लीय अभिरंजक हो चाहे क्षारीय अभिरंजक हो, कोई भी डालते हैं तो ये कलर प्रदान करती हैं। इनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रोफिल। हिंदी में इनको उदासीन कणिकाएं भी कहते हैं, उदासीन कणिकाएं भी कहा जाता है। इनका जो केंद्रक है वो 2 से लेकर के 7 पिंडीय होता है। केंद्रक है वो 2 से 7 पिंडीय होता है। काम क्या करती हैं ये न्यूट्रोफिल? जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। जो हमारे शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं उनका भक्षण करने का काम कौन करती हैं? न्यूट्रोफिल सेल्स। ये जो WBC हैं न्यूट्रोफिल, इनकी कोशिका भित्ति के आर पार ये जा सकती हैं। ये न्यूट्रोफिल हैं वो सेल वॉल के आर पार जा सकती हैं। और ये कुल WBC का लगभग 62% होती हैं। 62% कुल WBC का क्या पाई जाती हैं? न्यूट्रोफिल पाई जाती हैं। ये जो न्यूट्रोफिल कोशिकाएं हैं ये कोशिका भित्ति के आर पार जा सकती हैं। इस गुण को कोशिका पारण कहते हैं। कोशिका पारण कहा जाता है। यानी जैसे कोई ये बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करके इसका भक्षण कर जाती हैं। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? कोशिका पारण कहते हैं। दूसरे प्रकार की, जैसे ये एक प्रकार की हो गई, दूसरे प्रकार की हैं इओसिनोफिल। इओसिनोफिल ये जो WBC हैं, ग्रेन्युलोसाइट कणिका में WBC, ये अम्लीय अभिरंजक इओसिन से, इसका नाम भी इओसिनोफिल इओसिन से रंजित होने के कारण पड़ा है। ये अम्लीय अभिरंजक इओसिन से गहरी लाल या फिर गुलाबी रंग की अभिरंजित होती हैं। गुलाबी रंग की अभिरंजित होती हैं। केंद्रक है इनका, वो केंद्रक द्विपिंडीय होता है। केंद्रक 2 पिंडों से मिलकर बना होता है। इनमें भी कोशिका पारण
यानी ये वाली, और कोशिका भक्षण की क्षमता होती है, यानी कोशिका पारण एवं जो हानिकारक सेल्स होती हैं उनको भक्षित करने की जो क्षमता है इनमें पाई जाती है। इयोसिनोफिल जो सेल्स हैं उनकी संख्या एलर्जी के समय, यानी ब्लड का जो टेस्ट करवाएं उस समय अगर इयोसिन या इयोसिनोफिल जो सेल्स हैं उनकी संख्या बढ़कर के है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को एलर्जी है। यानी एलर्जी के समय इनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। एलर्जी के समय ये इयोसिनोफिल सेल्स संख्या में बढ़ जाती हैं। इनके अंदर एंटी हिस्टामिन गुण पाया जाता है। एंटी हिस्टामिन गुण पाया जाता है। ये कुल WBC का 2.5% होती है। कुल WBC का कितना है? 2.5% इयोसिनोफिल होती हैं। तीसरे प्रकार की ग्रेन्युलोसाइट या कणिका में WBC, जिन्हें बेसोफिल कहा जाता है। बेसोफिल यानी बेस यानी क्षार से ये अभिरंजित होने के कारण इनका नाम बेसोफिल पड़ा है। यानी इनके कोशिका द्रव में पाए जाने वाले जो कण हैं, इनके कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कण वो क्षारीय रंजक कौन सा? मिथाइलिन ब्लू द्वारा अभिरंजित होते हैं। अभिरंजित या कलर्ड हो जाते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो कण हैं वे कण क्षारीय अभिरंजक, देखो क्षार को बेस कहा जाता है और ये जो बेस से बेसोफिल नाम पड़ा है इनका। इयोसिन से अभिरंजित होने के कारण इनका नाम इयोसिनोफिल, और अम्ल और क्षार दोनों से अभिरंजित होने के कारण इनका नाम न्यूट्रोफिल। इन दोनों प्रकार से हो रही हैं। तो मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होने के कारण इसका नाम बेसोफिल पड़ा है। हाँ जी। कलर कैसा देती हैं? नीला कलर देती हैं। कैसा कलर देती हैं? ये नीला कलर देती हैं। इनका जो केंद्रक है वो लेकर के 2 से 3 पिंडों का बना होता है। 2 से 3 पिंडों का बना होता है। इनमें हिस्टामिन व हिपेरिन का स्राव, ये हिस्टामिन, ये जो बेसोफिल सेल्स हैं ये हिस्टामिन व हिपेरिन का स्रावण करती हैं। हिस्टामिन और हिपेरिन। और कुल WBC का ये लगभग 0.5% होती है। 0.5% क्या है? बेसोफिल्स हैं। तो देखो 62 और 2.5 और 0.5 कितने हो गए? 65%। तो 65% क्या होती हैं? ग्रेन्युलोसाइट और 35% होती हैं एग्रेन्युलोसाइट। तो अब अपन दूसरी स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, कणिका में WBC, जिनको एग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। हाँ जी। जो कणिका में WBC हैं ये एक केंद्र की WBC, इनको एक केंद्र की WBC भी कहा जाता है। उनको बहुकेंद्र की क्यों कहा था? क्योंकि उनका जो केंद्रक है
वो कई पिंडों से मिलकर के बना हुआ था। इनका जो केंद्रक है ये अकेला, यानी कोई पिंड एक ही पिंड होता है, इस वजह से इनको एक केंद्र की WBC भी कहते हैं। इनके कोशिका द्रव में कोई कण नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको अकणिका में WBC कहा जाता है। ये अकणिका में WBC हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। पहली आती है मोनोसाइट। मोनोसाइट, हाँ जी, इनमें एक बड़े आकार का सेम के बीज की आकृति का, यानी एक बड़ा और कैसा, सेम के बीज की आकृति का, बीज की आकृति का केंद्रक पाया जाता है। इनके अंदर मोनोसाइट में एक बड़ा सेम के बीज की आकृति का केंद्रक पाया जाता है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? भक्षणकारी, यानी ये हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करती है। इनकी प्रकृति भक्षणकारी होती है। ये रुधिर से ऊतकों में आ जाती हैं। कहाँ से? रुधिर से कहाँ जाएंगी? ऊतकों के अंदर आ जाती हैं। इसलिए इनको महाभक्षकाणु भी कहते हैं। महाभक्षकाणु भी कहते हैं। ये बड़े कणों और जीवाणुओं का भक्षण करने का काम करती हैं। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट मिलकर के, शुरुआत में अपन ने पढ़ा था ग्रेनुसाइट का न्यूट्रोफिल वो भी भक्षकाणु का कार्य कर रही थी, और ये मोनोसाइट है। ये दोनों मिलकर के भक्षकाणु तंत्र का निर्माण करती है। भक्षकाणु तंत्र का निर्माण करती है। ये संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति हैं। ये हैं, ये सुरक्षा की, कोई संक्रमण होता है तो उसके सुरक्षा की पहली पंक्ति हैं, यानी सबसे पहले यही उस संक्रमणकारी जीव के ऊपर भक्षण करने का काम या अटैक करने का काम करती हैं। मोनोसाइट है वो कुल WBC का, कुल जो WBC है इसका 5% होती है। कुल WBC का 5% कौन होती है? मोनोसाइट। दूसरी है ये जिनको हम लिम्फोसाइट कहा जाता है, या इनको लस्सी काणु भी कहते हैं, लस्सी काणु भी कहते हैं। इनका जो केंद्रक है वो अंडाकार होता है। केंद्रक का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है, और ये गोल कोशिका होती है। साइज के अंदर आकार कैसा होता है इनका? गोल होता है। इनके केंद्रक के चारों ओर छल्ले के रूप में, यानी ये केंद्रक है, इनके चारों ओर छल्ले के रूप में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। लिम्फोसाइट है वो 2 प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। इसका पहला, फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं जिसको हम बी लसीकाणु कहते हैं। बी लसीकाणु या बी लिम्फोसाइट। और दूसरी होती हैं टी लसीकाणु। बी लसीकाणु और टी लसीकाणु। हाँ भाई, बी लसीकाणु इनका जो निर्माण और परिपक्वन है, निर्माण प्लस परिपक्वन बोन मेरो में होता है। बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण एवं परिपक्वन होने के कारण इनको बी लसीकाणु कहा जाता है। बी लसीकाणु कहा जाता है।
दूसरा है टी लसीकाणु। इनका जो निर्माण है वो निर्माण तो बोन मेरो में होता है, लेकिन परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। थाइमस ग्रंथि में होने के कारण टी से इनका नाम, थाइमस का टी लिया है तो इनका नाम क्या पड़ गया, टी लसीकाणु। हाँ भाई, लिम्फोसाइट कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, बी लसीकाणु और टी लसीकाणु। बी लसीकाणु का निर्माण और परिपक्वन दोनों प्रक्रियाएं हैं वो बोन मेरो में होती हैं। टी लसीकाणु का निर्माण तो बोन मेरो में होता है, लेकिन परिपक्वन की क्रिया थाइमस ग्रंथि के अंदर होती है। लसीकाणु अमीबीय गति प्रदर्शित करती हैं, लेकिन भक्षणकारी नहीं होती। इनका जो जीवन काल है वो 2 से 100 दिन या अधिक दिन तक भी होता है, अधिक दिनों का भी होता है। 2 से लेकर 100 या इससे भी अधिक दिनों का इनका जीवन काल हो सकता है। ये कुल WBC का 30% होती है। कुल WBC का क्या है, ये 30% है। लसीकाणु प्रतिरक्षा के लिए प्रतिपिंडों का निर्माण, प्रतिपिंड बनाती हैं, करती हैं, एवं बाहरी कोशिकाओं को मारने में ये मदद भी करती हैं। नेक्स्ट है तीसरे टाइप की ब्लड सेल्स, जिनको हम रुधिर पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। थर्ड टाइप की रुधिर पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स। हाँ जी, ये छोटे आकार की सेल्स हैं। आकार इनका क्या होता है, छोटा आकार होता है। इनकी आकृति अनियमित होती है। आकृति क्या है, अनियमित होती है। केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। निर्माण का कार्य अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। रक्त में इनकी संख्या, इनकी जो संख्या है रक्त के अंदर वो 3 लाख प्रति घन mm, 3 लाख प्रति घन mm होती है। जीवन काल की बात करें तो 3 से 7 दिन का इनका जीवन काल होता है। विघटन यानी मृत्यु के बाद इनका विघटन यकृत एवं प्लीहा में होता है। यकृत एवं प्लीहा में इनका विघटन होता है। ये काम क्या करती हैं, रुधिर का थक्का जमाने का, रुधिर का थक्का बनाने का काम करती हैं। रुधिर का थक्का बनाने में ये काम आती है। आज के वीडियो में इतना ही। इस पाठ के आगे के टॉपिक हेतु हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।